dear students. So today's topics, let us start with the circulation. The last lectures we have completed this part of circulations, open circulatory systems and closed circulatory systems, right? So we did all these things. Okay. Then open circulatory system, closed circulatory systems. Okay. Then single circulations in fishes. Then differentiate between the open and closed circulatory system. Then we have discussed about the study of heart is known as a cardiology, and the study of blood is known as hematology, and the study of blood vessels, which is known as a angiology. Right? Where we have done the compositions of blood also, correct? Then second thing we have discussed about the differentiate between the plasma and RBC cells, correct? Then yeah, red bone marrow, as per the NEET examinations point of view, we did all these things. And second thing, RBC, WBC, platelets, the formation, the common term is poiesis, increase in number, which is cytosis, then decrease in number, which is pania. Right or not? Correct? So we did all those things. Next, the types of leukocytes, then uske baad lymphocytes ke बारे में detailed explanations we done. Then agranulocytes and granulocytes. We are about to start with blood coagulation, that means clotting. Right or not? Okay. So, my dear student, let us begin with the blood coagulation. So, what I will be doing over here, I will be writing in the board. Then afterwards, I will be get back to you all in slides. Fine. So, let us start with the coagulations of blood. उसका weightage approximately 3 marks का weightage है. The topic name is blood coagulation. Blood coagulation. Is that clear, my dear student? The another name of the blood coagulation is blood clotting बोला जाता है. Now the first thing which is there in your state textbook. पहले मैं state का सिखाती हूँ, then NCERT का I will start it. Okay. So dear student, मैंने आप लोग को बताया कि blood coagulations that means कि 2 to 8 minutes में ब्लड क्लॉट हो जाता है. हाउ मेनी मिनट्स? 2 to 8 minutes में क्लॉट हो जाता है. और मैंने इसका नाम बताया था, ये बंदे का नाम जिसको हेपारिन बोला जाता है, और ये प्रोटीन्स है. राइट? ये बंदा क्या करता है? एंटी कोगुलेंट का काम करता है. एंटी कोगुलेंट मतलब ये टॉपिक में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक में उसके अगेंस्ट काम कर रहा है. दैट मीन्स अगर ब्लड वेसल्स मेरा रप्चर हो जाता है, तो व्हाट इज हैपनिंग कि ब्लड को कोगुलेट होने से ये रोकता है. दैट मीन्स ये मैं जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ उसके लिए नेगेटिव रोल प्ले करता है. तो मैं हेपारिन के बारे में तुम्हें स्टडी नहीं करवाऊंगी. अब मैं तुम लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशंस दूंगी ऑफ ब्लड कोगुलेशन. सो लेट अस बिगिंस. अगर तुम्हारी स्किन कट हो जाती है, मैंने कहा स्किन कट हो जाता है, राइट? या कोई भी एक ऐसा पार्ट जो हमारी बॉडी का स्किन कट होती है, उसे बोला जाता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर. इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बोला जाता है. आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. जैसे ही स्किन रप्चर्ड हो जाता है, देन फाइनली एक सेकेंड ब्लड वेसल्स भी रप्चर्ड हो जाता है. तो ब्लड वेसल्स जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोला जाता है. तो स्किन कटिंग मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हो गया जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोला जाता है. क्लियर? यस. सो फाइनली ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाता है, तो ब्लड के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है? कौन एक्टिवेट हो जाता है? द प्रोटीन नेम इज थ्रोम्बोप्लास्टिन. आई रिपीट, द प्रोटीन नेम इज थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता है. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन्स जो है हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, और प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ एक हेल्पिंग हैंड होती है जिसको एंजाइम्स बोलते हैं. द नेम ऑफ द एंजाइम इज
प्रोथ्रोम्बिनेज बोला जाता है. इट इज कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिनेज इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होती है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस. और ये प्रोथ्रोम्बिन विदाउट कैल्शियम आयन के बिना काम नहीं करेगा. तो ये जो एंजाइम्स है, लास्ट में वर्ड ASE आता है, विच एक्ट एज कैल्शियम आयन, उसके साथ में क्या एक्ट करता है, कोफैक्टर्स का एक्ट करता है. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्लाज्मा में था, उसने with the help of prothrombinase which is also present in plasma, with the help of calcium ions, उसने क्या reactions दिया. So second वाला reactions था, उसने इनएक्टिवेट जो प्रोथ्रोम्बिन था, आई रिपीट, इनएक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन, उसने किसको कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव थ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव थ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया. अब थ्रोम्बिन ने क्या रिएक्शंस दिया, थ्रोम्बिन ने ये रिएक्शंस दिया कि वो सल्यूबल फिब्रिनोजेन था, सल्यूबल फिब्रिनोजेन. ये तुमने सेकेंड टाइम नाम सुना, बिकॉज विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा. तो ये सल्यूबल फिब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इनसल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा. So that means how many minutes it has been taken, 2 to 8 minutes. मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक में 6 वर्ड्स को याद करके रखना है, राइट. सो बेसिकली मैंने आपको क्या बताए, ब्लड कोगुलेशन, स्किन रप्चर हुआ तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और ब्लड वेसल्स रप्चर हुआ इंट्रिंसिक फैक्टर. फिर ब्लड के साथ में प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन था. थ्रोम्बोप्लास्टिन विद द हेल्प ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस की वजह से इनएक्टिवेट जो प्रोथ्रोम्बिन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, राइट. नाउ देन नेक्स्ट, सल्यूबल फाइब्रिनोजेन, वो क्या हो गया, इनसल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया. कितना मिनट्स लगा, 2 to 8 minutes. I'm giving to you all, I'm giving to you all 2 minutes time. याद करके बताओ, कुछ भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज पूछो. Yes, Harsh. Any doubt? Harsh? नो मैम. Okay. तो पहला क्या था बेटा, स्किन रप्चर हुआ तो क्या होगा बता, हर्ष. हर्ष, स्किन रप्चर हुआ तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और ब्लड वेसल्स रप्चर हुआ तो इंट्रिंसिक. इंट्रेंसिक. या प्लाज्मा में कौन एक्टिवेट हुआ रे, थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन. अगर कैल्शियम आयंस नहीं रहेगा ना नीट में, सो व्हाट विल बी हैपनिंग, नथिंग विल बी प्रोसीडिंग, ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा. फिर इनएक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर फाइनली मैंने आपको क्या बोले, fibrinogen into insoluble fibrin. Is that clear how many minutes it will consist of? 2 to 8 minutes. Up to here, any doubt? Up to here, any doubt? No, ma'am. Shall I proceed, dear Palak? Avnish? Yes, ma'am. आगे बढ़ूं? Okay, fine. Next. Next is, let us discuss about NEET में. NEET का क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो नीट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे. टोटल तुम्हारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली जैसा दिया है वैसा है, और एआईपीएमटी के बेसिस में अगर देखा जाएगा तो टोटल 13 फैक्टर्स आते हैं. हाउ मच, 13 फैक्टर्स आते हैं.
ना यहाँ पर देखा तुम लोगों ने कुछ तो लिखा हुआ है, फिब्रिनोजेन जो मैंने कहा सोल्यूबल, फाइब्रिन इनसोल्यूबल हो गया। तो फाइब्रिन क्या करता है, स्टॉप कर देता है एक्सेसिव कन्वर्शन। मतलब फाइब्रिन वो रिएक्शन जो फिब्रिनोजेन का है वो एक्सेसिव कन्वर्शन को स्टॉप करता है, विच इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। इसका मतलब अगर फाइब्रिन काम कर रहा है तो फाइब्रिनोजेन को कम होना होगा। तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, उसको बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक बोला जाता है। इसका मतलब अगर मैं अभी तुम्हें लेक्चर्स ले रही हूँ और तुम लोग कीप क्वाइट हो तो बट ऑब्वियस है, विच इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव फीडबैक। अगर हम दोनों भी बोलने लग रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक बोला जाता है। और रही बात नीट के एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू में, टोटल हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? टोटल 13 फैक्टर्स आर देयर इन योर एआईपीएमटी लेवल में। और एनसीईआरटी में जो तुम्हारे स्लाइड्स में दिया है उतना ही है, और कुछ एक्स्ट्रा वो लोग ने नहीं दिया है। यू कैन क्रॉस चेक, और एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में 11th स्टैंडर्ड में ये वाला पार्ट है। एनीवेज, ये तो हो गया। सो लेट अस डिस्कस अबाउट कि स्टेट में क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने आप लोग को बताया, थ्रोम्बोप्लास्टिन वो प्रोथ्रोम्बिनेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस के वजह से ये चीज हुआ। ठीक है, नाउ द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज मैम वॉइस नहीं आ रही है। Ma'am, we are not able to hear your voice. Hello my dear student, can you able to listen me properly? Hello. Hello. यस मैम।
Now you can hear me very clearly. Hello, please reply, my dear students, so that I can start Yes. my lecture. Yeah, you can Ma'am, able we to can hear hear it now. now you. हाँ, okay. So first thing, whatever things I have done to you all, मैंने आप लोगों को क्या बोले, मैंने आप लोगों को ये बोला कि जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिनेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्ट होने के बाद हेपारिन, याद आया, हेपारिन, राइट। हेपारिन क्या करेगा, देखो मैं वापस से बताती हूँ, सुनो। दिस इज नीट एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा आप लोग को द फर्स्ट पॉइंट, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प लेता है प्रोथ्रोम्बिनेस का, तो उस टाइम पे प्रोथ्रोम्बिनेस जो एंजाइम्स है विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस के वजह से हेपारिन इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हेपारिन इनएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए जब वो इनएक्टिवेट होता है तो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिवेट था वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हेपारिन और प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेट जो था ना, ओके, उसने किसको हटा दिया, हेपारिन को हटाकर जो प्रोथ्रोम्बिन को सेलेक्ट किया जो इनएक्टिवेट था उसको एक्टिवेट कर दिया। फिर सेकेंड पॉइंट मैंने कहा फैक्टर टोटल 1 से लेकर 13 फैक्टर्स जो था, 13 फैक्टर्स में से 6 फैक्टर्स जो है इज नॉट इन यूज, वो है नहीं। ठीक है, इतना ही है तुम्हारे स्टेट के टेक्स्ट बुक में। प्लीज रिप्लाई इफ यू डिडंट अंडरस्टूड, आई रिपीट विल वंस अगेन टू यू ऑल। होप यू ऑल अंडरस्टूड। यस, Yes. okay, thank you so much for replying. Next, now come back to the next part. Yes, now this is typical NEET, ये पूरा नीट का है और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है ये, और तुम्हारे स्टेट के टेक्स्ट बुक में नहीं है ये। ठीक है, ध्यान से सुनना। टोटल ब्लड ग्रुप 4 है, 1 2 3 एंड 4। या इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिनोट किससे होते हैं, आई ए से होते हैं। तो आई का मतलब होता है आइसोग्लूटेनिन, आइसोग्लूटेनिन करके बोला जाता है। ये जो है आई को रेफ़र किया है, जीन्स है ये, ठीक है, ब्लड ग्रुप के लिए रेफ़र किया है। तो तुम्हारे स्टेट के टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखा है, बट स्टेट में तिनका तक नहीं है इसका। आइसोग्लूटेनिन, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए होने के लिए आइदर मम्मी के पास आई ए और पापा के पास आई ए हुआ, इसका मतलब वो डोमिनेंट है। अगर मम्मी के पास आई ए आया है और पापा के पास आई ओ आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये आई ए डोमिनेंट है। यस, सेम थिंग तुम्हारा बी का भी वैसे ही होगा जैसे ए का है, आई बी अगेन आई बी, ये हुआ दिस वाला मटेरियल। देन ये है यूनिवर्सल भिखारी, मतलब ए बी जब भी आएगा ना, समझ जाना ये यूनिवर्सल भिखारी है, सबसे भीख मांगता है ब्लड के लिए। ठीक है, क्यों, वो तुम लोग अभी स्टडी करोगे। और ये मम्मी के पास से एक आई ए आता है और आई बी आता है। और सबसे ज़्यादा अगर रेसेसिव है, बेचारा लॉस में है, वो है अपना ब्लड ग्रुप ओ। तो उसके पास ब्लड ग्रुप ओ के पास में ये होता है I0 I0, समझा, जिसको होमोजाइगस रेसेसिव बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस रेसेसिव बोला जाता है। इज दैट क्लियर? होमोजाइगस रेसेसिव। और यहाँ पर को डोमिनेंट किसको बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ए बी को। को डोमिनेंट का मतलब ए बी एक्सप्रेस हो रहा है, बी भी एक्सप्रेस हो रहा है।
और यहाँ पर O जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है. आई रिक्वेस्ट माई डियर स्टूडेंट, प्लीज वॉट एवर द थिंग्स आई हैव रिटर्न नोट डाउन करके रखो ना. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड. क्विक, और एल्स उसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिखोगे तो भी चलेगा. लिया क्या? स्क्रीनशॉट लिया क्या? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Next. Now, let us begin with A blood group, B blood group, AB blood group और O. चलो, इतना तो पता चला कि यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप में से यूनिवर्सल भिखारी और कोडोमिनेंट अपना AB है और बेचारा लॉस में है, तो वो होमोजाइगस रिसेसिव हमारा O ब्लड ग्रुप है और I को आइसोग्लूटानेट बोला जाता है. नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट, तुम्हारी रईसा मैम जो भी लिख रही है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. नाउ फॉर अ वाइल जस्ट म्यूट योरसेल्फ. म्यूट करके रखो 2 मिनट के लिए. अब आता है यहाँ पर, ये हुआ तुम्हारा आरबीसी सेल्स और आरबीसी सेल्स के ऊपर एंटीजन सरफेस ए होता है. अब ये एंटीजन होता क्या है? ब्लड ग्रुप के सरफेस एरिया को बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज एंटीजन ए सरफेस, मतलब बाहर ए है. ठीक उसका एंटीबॉडी सीरम में मतलब छोटा सा बी है. सेम थिंग तुम्हारे ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन के ऊपर सरफेस बी है, मतलब कैपिटल बी, और उसका एंटीबॉडी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दैट मीन्स स्मॉल ए है. यस, ये हुआ ब्लड ग्रुप बी का, मतलब ऑपोजिट है. सरफेस एंटीजन का वही ब्लड ग्रुप का ही रहेगा बट एंटीबॉडी ऑपोजिट रहेगा. ठीक है. और ये रहा हमारा भिखारी कोडोमिनेंट ए बी, जिसके पास आउटर कवरिंग का सरफेस ए बी रहेगा. दैट मीन्स एंटीजन ऑलवेज विल बी द कैपिटल लेटर, राइट. और इसके अंदर कुछ भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है. इस एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होने के वजह से यहाँ पर इसीलिए वो सबसे एंटीबॉडी से न्यूट्रिशंस लेता है. यही कारण है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी निल है. नेक्स्ट रही बात ओ की, बेचारे के पास आउटर कवरिंग एंटीजन है ही नहीं. देखो नहीं है, राइट. इसका मतलब एंटीजन सरफेस में कुछ भी नहीं है और एंटीबॉडी इसके पास ए भी है और बी भी है. इसीलिए बोला जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप गिव डोनर कैन डोनेट द ब्लड टू होल पार्ट्स ए बी. In fact, O also. It is called as universal donor. Now, अब ब्लड ग्रुप रिसीव किससे करेगा? ए ब्लड ग्रुप. एक ए से करेगा और एक ओ से करेगा. जैसा ए है वैसा बी रहेगा, मतलब ये रिसीव बी से करेगा और ओ से. और यहाँ पर ए बी ये can receive blood from A, B, AB और O सबसे कर रहा है, इसलिए तो मैंने उसका नाम यूनिवर्सल भिखारी बोला. दैट मीन्स एक्सेप्टर, राइट. नेक्स्ट, अब O ब्लड ग्रुप, ये बेचारा सिर्फ और सिर्फ O से ही करेगा, इसके पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है. तो फाइनली होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. Please reply, my dear student. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But for ma'am negative blood groups, there is nothing given here. Exactly. मुझे पता है ये ऑलवेज स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं. इसका आंसर्स तुम लोग को एक टॉपिक है, दैट जीन्स टॉपिक,
ओके और वो टॉपिक का नाम है दैट इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. दैट विल बी टेकन अप बाय मी मोस्ट प्रोबेबली. आई विल बी गिविंग दिस आंसर्स टू एट दैट टाइम. और वो टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है. मैं इसका आंसर्स दूंगी 110% दूंगी, बट उसमें मैं दूंगी जिसमें तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. ओके माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव का मेरे को याद है, मैं दे दूंगी, डोंट वरी. इवन तो आई एम नॉट टेकिंग दैट टॉपिक तो भी मैं तुम्हें बताऊंगी, बट आफ्टर द लॉकडाउन और एल्स मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक में. इज दैट क्लियर? चलो लेट अस बिगिन्स अबाउट RH फैक्टर्स. यहाँ तो कुछ डाउट नहीं है ना? हे गाइस, No, ma'am. यहाँ तक कुछ डाउट नहीं ना? ठीक है. ओके अब RH फैक्टर्स के बारे में सुना है क्या रे बच्चों? RH फैक्टर्स होता क्या है? नहीं सुना तुम लोग ने? कभी नहीं सुना? सुनो अभी. RH फैक्टर्स होता क्या है? RH फैक्टर्स, RH नाम कैसे पड़ा? एक मंकी था जिसको रीसस बोला जाता है. ये रीसस मंकी जो है ना, RH फैक्टर्स किसने डिस्कवर किया? लैंडस्टीनर और विनर. लैंडस्टीनर है ना, ये प्रोफेसर था और विनर उसका स्टूडेंट था. इन्होंने देखा कि RBC की सरफेस के ऊपर एक और एंटीजेंस है और वो एंटीजेंस का नाम एंटीजन D नाम रखा है. यस, दैट मीन्स वो एंटीजन D करके बोला जाता है. इज दैट क्लियर? अब मैं इसको काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ. देख, चाहे वो ब्लड ग्रुप A हो, चाहे वो ब्लड ग्रुप B हो, चाहे वो ब्लड ग्रुप AB हो, और चाहे वो ब्लड ग्रुप O हो, राइट? तो इनके पास में RBC के ऊपर एक और सरफेस है जो मैं ब्लू कलर का ड्रॉ कर रही हूँ, उसको एंटीजन D बोलते हैं. और ये एंटीजन अगर ये रहेगा तो इसका मतलब RH पॉजिटिव है. अगर ये रहेगा RH पॉजिटिव, AB रहेगा RH पॉजिटिव, और O में भी रहेगा तो RH पॉजिटिव. अगर सपोज यहाँ पर अगर नहीं है तो दैट मीन्स, मान लो इनके पास में ब्लड ग्रुप के पास में नहीं है सरफेस, तो उस सरफेस में एंटीजन अगर नहीं रहेगा, सो दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज RH नेगेटिव. अगर सरफेस एंटीजन नहीं है तो मैंने कहा उसको बोला जाता है RH नेगेटिव. किसके नहीं रहने पे हो रहा है? एंटीजन D के नहीं रहने पे हो रहा है. इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? ठीक है. नाउ अब ये तो तुम लोग को समझ में आ गया. नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ. समथिंग इज रॉन्ग. म्यूट योरसेल्फ. Hey dear student, mute yourself. ओके, थैंक यू. नाउ अब आता है यहाँ पर एंटीजन RH एंटीजन, दैट मीन्स एंटीजन D. स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स होता है. आई रिपीट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स होती है. आई कांट एबल टू express myself. Please mute yourself, everyone. Something is wrong. Please mute yourself. ओके तो मैंने अभी अभी आपको क्या कहा? RBC के अगर ऊपर रहेगा एंटीजन D जिसको बोला जाता है, सी आई एम राइटिंग वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग, कोई भी RBC सेल्स ले लो, अगर उसके अंदर एंटीजन D रहेगा तो इसका मतलब उसको RH पॉजिटिव बोला जाता है. ठीक है ना? RH एंटीजन्स क्या काम करता है, उसका रोल क्या है? ये इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स करता है. यस, इसका मतलब हमारी बॉडी में काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है. यस, अगर सपोज मम्मा, आई एम राइटिंग दिस साइन इज गोज फॉर मम्मा, मतलब मम्मा के पास में RH नेगेटिव है, राइट?
और पापा जो है करेक्ट RH पॉजिटिव है। तो बच्चा क्या होगा? हीमोलाइटिक डिसीज होगा। ये हीमोलाइटिक डिसीज न्यू बॉर्न बेबी बोला जाता है, मतलब HDN, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न, जिसको बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोला जाता है। आई रिपीट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोला जाता है। मतलब मम्मा नेगेटिव है, पापा पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव है क्योंकि मम्मा से उसको न्यूट्रिशंस आ रहा है, मम्मा के पास से ही ब्लड आ रहा है, राइट। तो बच्चा जो है उसके पास में ब्लड लाइटिक डिसीज हो गया है न्यूबॉर्न बेबी का, तो बच्चा मर गया है, उसे बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोला जाता है। ये देखो, ये हुआ फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखो RH पॉजिटिव ब्लड है। फर्स्ट चाइल्ड इज बोर्न अनअफेक्टेड बिकॉज ऑफ फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन आर सेपरेट। मैंने कहा फर्स्ट चाइल्ड इज बोर्न अनअफेक्टेड बिकॉज बच्चे का और मम्मा का सर्कुलेशन सेपरेट होता है। नाउ मैटरनल सर्कुलेशन, मैटरनल सर्कुलेशंस में जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी आगे बढ़ रहा है, तो ओके मतलब 6th मंथ तक बढ़ रहा है, तो बच्चे जो है, बच्चे के बॉडी में RH का ब्लड जो है, एंटीबॉडीज जो है, ओके, fetal RH पॉजिटिव ब्लड इज अटैक बाय द मैटरनल RH एंटीजन, जिसके वजह से बेबी का ओके ब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है। मतलब आगे तक 3 महीने तक कुछ नहीं होगा, फिर जैसे ही 6 महीने होने को लग जाता है तो मम्मा के पास से न्यूट्रिशंस आ जाती है, तो देख मम्मा का देख एंटीजन कैसे अटैक कर देता है, तो इसीलिए बेबी का डेथ हो जाता है, जिसको बोलते हैं हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न। एनी डाउट अप टू हियर? प्लीज रिप्लाई। एनी डाउट? ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। Yes, ma'am. ओके, तो ये था नीट का, टिपिकल नीट था ये। ओके, चलो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट। अब ये हार्ट हमारा हेल्थी है, इसका मतलब ऑक्सीजन मिला, न्यूट्रन मिला, तो अपना सेल का टिश्यू यार वो तो और हैप्पी रहेगा, राइट। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट। दिस इज ऑल्सो नीट, स्टेट में इसका तिनका नहीं है, ये NCERT टिपिकल नीट है, दिस इज ओनली फॉर द नीट। ओके, सो पाइसेस में तुम्हें पता चला कि 2 चेम्बर होता है जिसको हार्ट बोला जाता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल जिसको वीनस हार्ट बोलते हैं। सो नीट में कभी भी अगर वीनस हार्ट बोला जाएगा तो याद रखना 1 atrium and 1 ventricle, which is together it is called as venous heart. अब एम्फीबियंस का नाम किया जाता तो तुम लोग के दिमाग में फटाक से फ्रॉग के बारे में याद आती है, बराबर है, करेक्ट। हार्ट के उसका 3 चेम्बर्स है, इसका मतलब एट्रियम, ये जो है वेंट्रिकल्स, यहाँ पर एक है और 2 एट्रियम है। ये देख 2 एट्रिया है जो सेपरेटेड है इंटर एट्रियल सेप्टम्स में, और यहाँ पर एक वेंट्रिकल्स है जो 1 वेंट्रिकल्स को बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलस हार्ट बोला जाता है। अगर क्वेश्चन NCERT में नीट में आया जिसको एट्रियस वीनस हार्ट बोला जाता है तो दैट विल बी एम्फीबियंस में आएगा। Is that clear? तो always I repeat to you all, venous heart मतलब मैम 1 atrium and 1 ventricle। अगर मैंने venous heart बोला तो मैम 2 atrium and 1 ventricle। अब मैंने reptiles के बारे में कहा तो यहाँ पर 2 एट्रिया के पास सेपरेट वाला बंदा जिसको बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम, और 2 वेंट्रिकल्स को बोला जाता है सेपरेटेड बाय इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब ये अधूरा है, वेंट्रिकल अधूरा है, ओके, वो कंप्लीट नहीं कवर है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये एक्सेप्ट किस में होता है? क्रोकोडाइल में।
किस में होता है? क्रोकोडाइल। इसका मतलब रेप्टाइल्स में सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़कर सारे के सारे रेप्टाइल्स, अभी तुम्हें पता चला कि 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। 2 एट्रियम के बीच में इंटर आर्ट्रियल सेप्टम्स होती है, ओके, और वेंट्रिकल्स के पास में उसे बोला जाता है सेपरेटेड इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन क्रोकोडाइल का एक्सेप्शनल केसेस है, क्योंकि क्रोकोडाइल अपने जैसा रहेगा, 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट रहेगा। ये आप लोग ने किंगडम एनिमेलिया में स्टडी किया रहेगा। नाउ अभी एव्स और मैमल्स की बात किया जाता है, और एव्स और मैमल्स के पास अगर देखेंगे तो उसके पास 4 चेंबर्स है। इसका मतलब 2 एट्रिया separated by interatrial septum, is that clear? और ventricles is separated by interventricular septum बोला जाता है। yes, तो ये हुआ 2 atria separated by interatrial septums and यहाँ पर interventricular septums बोला जाता है। so my dear student, अगर मैंने venous heart बोला तो क्विक कौन सा एनिमल्स में आएगा? जल्दी जल्दी